स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। कल हम लोग स्टार्ट किए थे आईआर और पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा क्योंकि उसी से लिंक है। हमने थोड़ा सा रिकैप लें कि अगर कोई भी विदेश नीति चरण जो भारत की बात कहा गया था कि भारत की विदेश नीति कैसी थी, तो विदेश नीति के चरण में हमने डिवाइड किया था। हमने क्या बताया था कि पहला बताया था, पहला चरण पहला में बोला था कि ये बेसिकली नेहरू युग से जाना जाता है, नेहरू युग के नाम से जाना जाता है। जो चरण दूसरा था वो उसमें हमने बोला किसके नाम से जाना जाता है, तो इसमें इंदिरा युग के नाम से जाना जाता है। आल्दो उसमें और भी थे लेकिन इंदिरा युग के नाम से जाना जाता है। और चरण तीसरा जो था वो तीसरे में हमने बताया था कि 1980 का दशक, और चरण चौथे में हमने किसका दशक, कौन सा दशक देखा था, तो 1990 का दशक देखा था। तो जितने प्रमुख पीएम थे, प्रधानमंत्री थे भारत के, और क्या क्या विदेश नीतियां लाई थी, तो ये विदेश नीतियों की बात की थी। और हमने पांचवा चरण के बारे में बोला था, मोदी युग के बारे में। ठीक, 2014 से अभी तक वर्तमान समय तक मोदी साहब हैं पीएम। ठीक, तो मोदी के युग में कैसी कैसी विदेश नीतियां रही उसके बारे में आज का लेक्चर है। ठीक है, बेसिकली मोदी युग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेदर देन और के, लेकिन ये चार चरण में क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप पूछे जाते हैं तो हमारा क्या मेन एम होगा, किन टॉपिक में, सब टॉपिक और टॉपिक में डिवाइड करके लिखेंगे, तो हमने बता दिया था। फिर भी एक बार रिवीजन करा देते हैं इसमें कि कैसे लिखेंगे। तो देखो, किसी भी युग की बात या चरण की बात हो तो हम बात करेंगे कि उस समय का वैश्विक परिदृश्य क्या था। ठीक, वैश्विक परिदृश्य क्या था, और उस चरण में आंतरिक परिदृश्य क्या था, आंतरिक परिदृश्य क्या था, ये देखेंगे। और तीसरा देखेंगे कि इस चरण में प्रमुख क्या घटनाएं हुए। घटनाएं तो बहुत सारी हैं और बहुत साल का है ये चरण, तो प्रमुख घटनाएं हमको लिखने हैं। और साथ ही साथ कैसी नीति रही, विदेश नीति कैसी रही, यहाँ पे मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करना है कि नीति कैसा रहा, आदर्श की तरफ रहा कि व्यवहारिक रहा। यही दो चीज पे हमें टिका रहना है। ठीक है, ये हम मोटा मोटा खाका खींच के चलेंगे, किसी भी चरण का, किसी भी युग का बताना हो तो। विदेश, भारत के विदेश नीति में ऐसे आए तो हमने इतने सारे आपको चरण दे दिए हैं, वो चरण को ही लिख जाओगे और अच्छे फ्लो में लिखोगे, एक से एक कनेक्ट करते हुए, तो आपका विदेश नीति का हो जाएगा। अब आ जाते हैं, एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है मोदी युग का। तो साहब देखिए, मोदी साहब जब आए तो मोदी से पहले राजनीतिक अस्थिरता भी थी, देखने को मिलता था। ठीक है, या कह लें ऐसे कि पूर्ण बहुमत से कोई सरकार नहीं बनी थी। और कब से ये घटना स्टार्ट हो गई थी, तो 1984 से ये घटना स्टार्ट हुई थी। लगभग 30 साल के बाद मोदी जी पूर्ण बहुमत के बाद 2014 में आते हैं। ठीक है, और वर्तमान समय तक बने हैं। तो इनकी मोदी युग की विदेश नीतियों के बारे में देखा जाए तो एक एक हम विदेश नीति उठाएंगे और उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो मोदी साहब लेके आए क्या, पड़ोसी पहले की नीति। अब जरा से देखें क्या पड़ोसी पहले की नीति, पीछे से कनेक्ट करें। क्या है कि हमने गुजराल सिद्धांत पढ़ा था। गुजराल सिद्धांत कब आया था, 1997 में। ठीक, तो गुजराल सिद्धांत जो है ये गुजराल साहब ने दिया, और उस समय वो पीएम थे। उन्होंने सिद्धांत ये बोला था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश का मतलब क्या भाई, आज मैप देख लेना, और मैप से, अब बहुत गंदा बना रहे हैं लेकिन क्या करें, मैप से जो भी ये देख लेना मैप में कि पड़ोसी कौन है। तो इधर देखो, पड़ोसी में यहाँ पाक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है। ठीक है, चीन के बाद इधर आ जाओगे तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। यहाँ पे अगर देखें तो म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार हो गया। अब इधर आ जाओ तो क्या होगा, श्रीलंका होगा, और ऊपर इतना छोटा सा बैठा हुआ है कौन, भूटान। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे तो नेपाल है। यही है पड़ोसी।
ठीक है, तो अच्छे से देख लेना, ये डायग्राम हम गंदा सा बनाए हैं, लेकिन एक बार रिवीजन बता रहे हैं कि मैप में, तो गुजराल सिद्धांत में ये बोला गया साहब कि एक तरफा छूट दिया गया, संबंध बनाने का एक तरफा छूट दिया गया कि हम अपनी तरफ से खूब करेंगे, ठीक है ना, उनको छूट प्रदान किया गया चारों तरफ से। वो इसलिए दिया गया कि जो पड़ोसी, कहते हैं ना कि शांति तब तक होगा घर में, जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप ही जिस घर में रह रहे हो, अगर अड़ोस पड़ोस के झगड़ा करने लगे, ठीक है, तो फिर वो शांति तो नहीं मिल पाएगी, तो आपका दिमाग भटकाव होगा वो झगड़े की तरफ, और झगड़ा होगा तो उस आप अपनी पोटेंशियल नहीं दे पाएंगे, आप विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे कारण था कि हम विकास को प्रमोट करें। कहते हैं ना कि विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है, ये लाइन है, याद रखना, कहीं भी यूज करो, विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है, ठीक है। तो विवादों से दूर रहने के लिए ये लाया गया गुजराल सिद्धांत। तो उसी गुजराल सिद्धांत को मोदी साहब ने और इंटरेक्टिव बना लिया, अट्रैक्टिव बना लिया, इंटरेक्शन का माध्यम और स्ट्रॉन्ग कर दिया, पड़ोसी पहले की नीति लाके। क्या है, तो देखो, जो आक्षेप लगाया जाता है, जो पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि भारत, चूंकि हम भारत उप महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, और भारत उप महाद्वीप में जितने पड़ोसी हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो भारत उप महाद्वीप का मतलब है कि वो सबसे बड़ा है, इसी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है कि बिग ब्रदर सिंड्रोम, बिग ब्रदर सिंड्रोम, ये क्या सिंड्रोम है, जैसे घर में बड़े भाई कैसा व्यवहार करता है छोटे भाइयों के साथ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो बोलेगा कि ए छोटे चाय लेके आ, छोटा बोलेगा अरे यार हमको चाय मंगाते हैं, अपने बैठे रहते हैं लाट साहब की तरह, हमसे चाय मंगा रहे हैं, ओए खाना लेते आना जरा, वो गाड़ी धुल देना। ऐसा ही कुछ फील होने लगा पड़ोसियों को कि भारत ऐसा करता है कि तुम ऐसी नीति लेके आओ और तुम ऐसा करो, ऐसा फील होने लगा बिग ब्रदर सिंड्रोम, इसी को बोला गया बिग ब्रदर सिंड्रोम, ठीक है। और ये जो आलोचना हो रही थी कौन से गुजराल सिद्धांत में, उसका खंडन किया गया पड़ोसी पहले की नीति में। क्या किया गया साहब कि हम बिग ब्रदर की तरह नहीं हैं, तो कुछ तो किया गया होगा कि हम बिग ब्रदर जैसे नहीं हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे पड़ोसी हो, आप जितना हम अपना मेहनत कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को उठाने में, उतना भागीदार आप भी हो, क्योंकि शांति बनाए हो, सिवाय एक को, पाक को छोड़ के। तो देखो 2014 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जब भी देश, पड़ोसी पहले की नीति की ओरिजिन बताया ना कि गुजराल सिद्धांत से हुआ। अब 2014 में 3 प्रमुख चेंज किया गया पड़ोसी पहले की नीति में। तो पूछ ले कि पड़ोसी पहले की नीति पहले भी चली आ रही थी, लेकिन क्या चेंज हुआ, तो देखो एक मिनी सार्क समिट हुआ था। मिनी सार्क समिट, मालूम है कि सार्क समिट होता क्या है कि सार्क में जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं उनका एक ग्रुप है, और वो ग्रुप सार्क ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो एक मिनी सार्क समिट हुआ जिसमें क्या किया गया, द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा दिया गया। द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा दिया, क्यों दिया गया साहब देखो, सार्क में, सार्क तो संगठन है, ठीक है, और इस संगठन में सभी लोग होंगे, जो बात होगी पूरी सामूहिक हित की बात होगी। लेकिन मिनी सार्क में द्विपक्षीय होने लगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, श्रीलंका भूटान का, ठीक है, ऐसे होने लगा, द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा दिया गया। फिर 2017 आया तो इसरो भैया हमारे और विद्वान, इसने क्या कर दिया, सार्क उपग्रह, जो सार्क के संगठन था उसी के नाम पे सार्क उपग्रह लॉन्च कर दिया। अब इससे क्या हुआ साहब, इसको भी तो देखना पड़ेगा, हुआ क्या, तो देखो सार्क उपग्रह से हमारा क्या हुआ, संचार व्यवस्था, इस जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है वहां पे संचार व्यवस्था बढ़ गया, क्या संचार व्यवस्था बढ़ गया, और मौसम के बारे में जानकारी होने लगी। अर्थात हम सार्क उपग्रह जिन अपने पड़ोसियों के साथ शेयर कर रहे थे,
तो वो पड़ोसी क्या कर सकते थे, संचार का लाभ उठा सकते थे, कम्युनिकेशन बढ़ा सकते थे। दूसरा क्या, मौसम की जानकारी ले सकते थे कि आज बाढ़ आने वाली है तो पहले से ही तैयार है, आपदा आने वाली है पहले से तैयार हो रहे हैं। हिंद महासागर के चारों तरफ ये लोग बटे हुए हैं, ठीक है। कोई भौगोलिक चेंजेस हो रहे हैं उसकी जानकारी मिल रही है, ठीक। हमें इस उपग्रह से बहुत सारे लाभ हुए, लेकिन पाक भैया इसको इसको शामिल नहीं हुए क्योंकि वो अपने टसन में, तो पाक भैया वो शामिल नहीं हुए। तो हमने बताया मिनी सार्क समिट आया और सार्क उपग्रह लॉन्च किया गया, इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ावा दिया गया। अब इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ावा दिया गया कि मतलब तकनीकी के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की तरफ आगे बढ़ा। और इसमें जो भारत आगे बढ़ा इस समय मोदी के समय में इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन को लेके, तो सार्क पे ज्यादा फोकस हो गया किया। और सार्क के ऊपर फोकस करना भी चाहिए, जो हमने बताया था, विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है। अब कैसे किया इसका एग्जाम्पल देख लो कि अगर हम कहें कि इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाया या तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग किया, तो क्या किया, एक एग्जाम्पल देखो कि अफगानिस्तान और भूटान को क्या किया, आर्थिक सहायता दिया। अफगानिस्तान को और भूटान को क्या किया, आर्थिक सहायता किया मोदी जी ने। दूसरा क्या, उसी समय नेपाल में, इन्हीं के समय में 2015 में नेपाल में क्या आया था, भूकंप आया था। अब भूकंप आया था तो बहुत क्षति हुई थी, आर्थिक क्षति हुई थी, जनहानि हुई थी। उसमें अपनी फोर्स तो भेजे ही राहत करने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक सहायता दिया। तो ये एग्जाम्पल है कि इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाया। और तकनीकी के रूप से मतलब हमने सार्क उपग्रह बता ही दिया। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पड़ोसी पहले की नीति। तो पड़ोसी पहले की नीति में हमने सारी बातें कर ली। अगर कंफ्यूजन हो तो पीछे पीछे तो डाला ही नहीं वीडियो, चलिए, मतलब यहीं पे कंफ्यूजन हमको दूर करना होगा। आई थिंक कि समझ में आया होगा। एक बार देख लो फिर से इसको ब्रीफ में कि गुजराल का सिद्धांत आया, और गुजराल का सिद्धांत में था एक तरफा छूट दिया गया था। पड़ोसी पहले की नीति आई, उसमें कहा कि ना ना, एक तरफा नहीं, सहयोग होगा, दोनों लोग सहयोग करेंगे एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए। तो पड़ोसी पहले के, लेकिन हम जो आप हमारे पड़ोसी हैं तो पहले आपको ही हम न्योता देंगे, कुछ भी होगा तो सूचित हम ही आपको करेंगे। ये पहले साहब, आप पहले हैं, बाद में कोई दुनिया के देश है, ठीक है। और बिग ब्रदर सिंड्रोम जैसी आलोचना जो पहले हो रही थी मोदी से आने से पहले, उस आलोचना का खंडन किया गया। और खंडन करने के बाद कुछ इन्होंने कदम उठाया कि मिनी सार्क समिट किया, दूसरा क्या, सार्क उपग्रह लॉन्च किया, और तीसरा इकोनॉमिकल और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाया, अर्थात तकनीकी आर्थिक क्षेत्र में सहयोग किया। और इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल को क्या किया, आर्थिक सहायता दिया, और तकनीकी के रूप में सार्क उपग्रह हमने बता ही दिया। अब आ जाओ कि अब यहां से अप्लाइड स्टार्ट हो रहा है कि आखिर हम पड़ोसी पहले की नीति का लाभ क्या है, महत्व क्या है, प्रासंगिक क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे अभी करेंट के सिनेरियो में। लेकिन लाभ क्या है हुआ, इससे लाभ क्या है, तो देखो, पहले हम लाभ की बात करें तो आपको ये याद होगा कि 100वां संविधान संशोधन आया था, उसमें हमने क्या किया था, जो कॉलोनी थे वो इंटरचेंज किया था इंडिया और बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने किया था, एक से तो किया था। तो बांग्लादेश के साथ लैंग जो अग्रीमेंट था, इसमें हमेशा क्या चल रहा था, विवाद लेके चल रहा था, तो उसको निपटाया गया। ये पड़ोसी पहले नीति का लाभ, पहली बात है। ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ गया पोस्टिंग पे। अब जैसे कि नेपाल और इंडिया करने लगे, ठीक है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, म्यांमार करने लगा, ठीक है, ये होने लगा, ठीक। भूटान में देखो 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, और भूटान को दबा रहा था कौन, चाइना। भारत जाके वहां पर स्टैंड हो गया, ठीक है। और जब भी ये बात आएगी तो ये भूटान है, सपोज करो, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट, और यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है सिक्किम। तो यहाँ पे
भारत खड़ा हो गया, कहा साहब कैसे आप इसको ले सकते हो, हाईवे बना रहा था, रेल बना रहा था, तो रोक दिया भारत ने। किसका आधार बना के? भूटान का पक्ष लेके। तो पहले भूटान को समर्थन किया। तो ये पड़ोसी पहले की नीति थी। तो भूटान का डोकलाम विवाद को देखें, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, भारत क्या कर रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है भूटान में, और वहां से जो बिजली बच भी जा रही है उसको खरीद भी रहा है। ठीक है, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट को लेके जो विवाद था, उस पे सहायता कर रहा है भारत। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो घुसपैठी को लेके या आतंकवाद को लेके है, वहां पे समर्थन था, या उन लोगों का कहीं बिला था जहां निवास कर रहे थे, वहां पे रह रहे थे, उस पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था। अफगानिस्तान से सहायता कूटनीति करा, कैसे सहायता देने की, सहायता आर्थिक रूप से सहायता दे रहा था, ठीक है, निवेश कर रहा था, वहां पे बहुत सारे अवसंरचना बना रहा था, कहां पे, अफगानिस्तान में। नेपाल को आर्थिक सहयोग दिया, आपदा संकट के समय राहत मिला दिया। तो ये हम लाभ दे सकते हैं कि पड़ोसी पहले की नीति से ये पड़ोसियों को भी लाभ हुआ और साथ साथ में हमें भी शांति मिली। तो पड़ोसी नीति के बारे में अब एक नोटिस आप लोग के लिए, क्योंकि नोट्स में हम इसकी आलोचना नहीं किए हैं। अब हम सोचना है कि जैसे पड़ोसी पहले की लाभ की बात कर लिया, तो हानि की भी तो बात होनी चाहिए कुछ। ठीक है, तो हानि की भी बात करेंगे और साथ ही में ये भी बात करेंगे कि प्रासंगिक क्या है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं प्रासंगिक क्यों है। अभी भी प्रासंगिक इसलिए है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स में नहीं है, और ये सिर्फ दिमाग का कहते हैं ना चलाना है, सिर्फ जो बताए थे। तो प्रासंगिक क्यों है, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सामरिक, ये सारी चीजें बताने होंगे, और वही चीज बताने जा रहे हैं। दिमाग के कर रहे हैं ना कि 360 घुमा के देख रहे हैं। प्रासंगिक क्यों है, तो विकास करना है, तो विवादों से दूर रहना है, इसलिए प्रासंगिक है। आतंकवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, अलगाववाद या नक्सलवाद से लड़ना है, तो ये प्रासंगिक है। क्यों, ये भी बता दे रहे हैं। देखो, घुसपैठ कराते हैं तो बगल वाले ही कराते हैं आतंक का। अगर अलगाववाद है तो वही हवा देते हैं, तो अलगाव का होता है, जैसे जम्मू कश्मीर। नक्सलवाद को धन हथियार कौन प्रोवाइड करता है, यही करते हैं। ठीक है, तो करना है तो ये होगा। नेक्स्ट क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा हम ले सकते हैं पूरी तरह, सीमा की सुरक्षा करना है तो बात करेंगे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे, नागरिक सुरक्षा की बात करेंगे, आर्थिक सुरक्षा की बात करेंगे। ठीक है, हम बस हवा दे रहे हैं। वैसे प्रासंगिक क्यों है, आर्थिक सुरक्षा की बात करेंगे, राजनीतिक सुरक्षा की बात करेंगे, इसलिए प्रासंगिक है। आंतरिक में, राष्ट्रीय सुरक्षा में सारे हमने ले लिया, बाह्य और आंतरिक। ठीक, प्रासंगिक और क्यों है, प्रासंगिक है कि हम इनको एक एक निवेशकर्ता के रूप में अगर देखते हैं, निवेशकर्ता के रूप में अच्छा संबंध होगा तो यहाँ के पब्लिक हमारा क्या होगा, टूरिज्म में आएगी, टूरिज्म पे आएगी तो हमारा आय बढ़ेगा। यहाँ पे की पब्लिक क्या होगा, मेडिकल टूरिज्म पे आएगी और लेगी तो हमारा इनकम बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही में हम निवेश भी कर सकते हैं। अपने को क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में नेपाल में निवेश कर रहे हैं, अफगानिस्तान में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं, तो वो प्रासंगिक है। ठीक, प्रासंगिक क्यों है, प्रासंगिक ये है कि एशिया को अगर क्या करना है, दबाव मुक्त बनाना है, या एशिया को अपना मजबूत पक्ष रखना है और कंटिनेंट से, तो ये प्रासंगिक है, एक साथ आ जाएंगे। सार्क जैसे संगठन को उठाने के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए क्या है, प्रासंगिक है। ठीक, जैसे मोटर व्हीकल जो नेपाल से लेके कहां तक थाईलैंड की बात किया जा रहा है, वो मोटर व्हीकल और संरचना या सड़क बनाने के लिए भी क्या प्रासंगिक है। नॉर्थ ईस्ट को देखें तो हमारा क्या है, कटा है चिकन नेक के कारण, तो उसकी सुरक्षा प्रदान करना
प्रासंगिक है। तो प्रासंगिक के बारे में समझ में आया, हम थोड़ा ही हवा दिए हैं, लेकिन हम आप सोचने की बता रहे हैं कि कैसे सोच सकते हैं। तो साहब हम प्रासंगिक तो बात कर लिया, तो चुनौतियां क्या होंगी? ठीक है, तो चुनौतियों को देख लेते हैं, मिटाते रह जाएंगे, चुनौतियां खत्म हो जाएगी। तो चुनौतियों को देखो, चुनौतियों में क्या है, चुनौतियां या क्या बाधा है? तो बाधा क्या है? सोचो पड़ोसी पहले में, पाक बाधा है। क्या पाक बाधा है? आतंकवाद को बढ़ावा देता है, खलल डालता है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। ठीक है, तीसरी बात, पाक हमारे पड़ोसी के रूप में एक बाधा हो गया। वैसे ही चाइना हम बाधा है। चाइना बाधा क्या है? चाइना क्या करता है? डोमिनेंट नेचर का इस समय एशिया में डोमिनेंट नेचर का होता जा रहा है, साम्राज्यवाद का नीति अपना रहा है, जैसे लद्दाख वाला देख लो। ठीक है, साम्राज्यवाद का नीति अपना रहा है। फिर जो घेरने की नीति है या स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो इसको बोलते हैं, उसमें है हिंद महासागर को लेके हमारा असुरक्षा फील हो रहा है। हम अपने चुनौतियां क्या है? पड़ोसी अगर सही रहे तो हम अपनी जो व्यापार होता है 60% व्यापार होता है समुद्र के रास्ते से, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आज भी खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। और चुनौतियां क्या? तो चुनौतियां भी हम सोचेंगे वही हाल है कि सामाजिक रूप से क्या चुनौती है, आर्थिक रूप से क्या चुनौती है, राजनीतिक रूप से क्या चुनौती है, सामरिक रूप से क्या चुनौती है। तो सीमा विवाद ले लो, पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद हो रहा है, चाहे पाकिस्तान हो और चाइना है, खास करके ये देखने को मिलता है। श्रीलंका के साथ द्वीप को लेके है, बांग्लादेश के साथ कभी काल कन्फ्लिक्ट होता है। आल्दो ठीक है, तो हम भी बात करेंगे जो हम पहले लेक्चर में, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, वो डायमेंशन देखिए, हम उसी डायमेंशन पे बात करेंगे और एक एक दो दो पॉइंट लेकर, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं आपके पास। समझ में आया? तो चुनौतियां बाधा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दूसरा नीति लेके आए। एक तो हमने पढ़ा पड़ोसी पहले की नीति, दूसरा है इंडियन ओशन आउटरीच प्रोग्राम लेके आए। कौन? मोदी जी, या हिंद महासागर तक पहुंच इसको बोलते हैं। ये मोदी जी द्वारा नीति लाया गया। ये बेसिकली 4 देश थे, 4 देश हैं, थे क्या? अब 4 देश का मतलब ये इंडिया है, इंडिया के सदर्न पार्ट है। और इंडिया के सदर्न पार्ट में तो देखो यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव है, सेशल्स है और मॉरिशियस है। सेशल्स और मॉरिशियस है, इन 4 देशों के लिए ही लेके आया था। कौन कौन? श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स, मॉरिशस, ये 4 देशों के लिए लाया था। ये बेसिकली 4 देशों पे फोकस था ये इंडियन ओशन आउटरीच प्रोग्राम। तो क्यों फोकस था, ये भी तो कारण जानना चाहिए ना। देखो, बहुत सारे विद्वानों ने कहा था कि 21वीं शताब्दी किसकी है? 21वीं शताब्दी हिंद महासागर की है। और विद्वानों ने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, बोला था, लेकिन ये बोला था कि पैसिफिक हुआ, उसके बाद अटलांटिक हुआ, बचा कौन? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर 21वीं शताब्दी होगा, वही राज करेगा जो हिंद महासागर पे प्रभुत्व रखेगा। अब ये दिमाग में विद्वानों ने बोल दिया तो दिमाग खटकने लगा सबका कि हिंद महासागर पे, भैया ये इंडिया है 3 तरफ से, तो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। तो जो हिंद महासागर में छोटे छोटे देश थे उनसे संपर्क बनाना स्टार्ट किया, अपना हित साधने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, कि वो हमको भी सपोर्ट करने के लिए हम नीति लाए। और उसी को हम लोग बोले क्या? इंडियन ओशन आउटरीच, मतलब हिंद महासागर तक पहुंच, 21वीं सदी को साकार करने के लिए, जो विद्वानों ने कहा था। ठीक, क्यों किया भाई? 60% जो हिंद महासागर से व्यापार होता है, वो कुल समुद्री व्यापार का 60% व्यापार हिंद महासागर से केवल होता है। कुल समुद्री व्यापार जो होता है उसमें से हिंद महासागर का 60% होता है। ठीक है, हिंद महासागर के इर्द गिर्द लगभग 1/3 विश्व का क्या जनसंख्या निवास करती है? जनसंख्या निवास करती है जो युवा है। जनसंख्या और भी है, लेकिन पूरे विश्व का 33% युवा
कहाँ पे है? हिंद महासागर के इर्द गिर्द है, 33% पूरे विश्व का। और तीसरी बात कि मेरी टाइम सिल्क स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए जरूरी है। तो इंडिया ने ये क्यों लाया? पहला कि 60% जो व्यापार होता है भारत का या जो पूरे हिंद महासागर में, तो उस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे ना कि हमारा शिप आ रहा है साहब, भारत वाले आप सुरक्षा करके हमारा इस शिप पर पार करा दो। क्यों? रीजन है, आप लोग सोचो, जब भी सोचना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में मैप बना के हम समझाते हैं, अभी थोड़ी देर में इसको जरा सा खत्म कर लें, वरना लिंक हम इधर उधर भटक जाते हैं, लिंक टूट जाएगा। तो हमने कहा कि 60% व्यापार को सुरक्षित करने के लिए 1/3 या 33% जो युवा आबादी है, वो युवा आबादी क्या है? प्रोडक्टिव है, और प्रोडक्टिव है तो वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। तो इसलिए हमें ये नीति लाया। दूसरा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, चीन की जो रणनीतियां हैं उनको काउंटर करने के लिए हमने ये लेके आया हिंद महासागर आउटरीच प्रोग्राम। ठीक, और 4 देशों पे फोकस था। दूसरी बात है कि हिंद महासागर क्या है कि ये ब्लू इकोनॉमी के रूप में विकसित करना चाह रहा है। तो इसका नेक्स्ट क्या है कि उसको ब्लू इकोनॉमी के रूप में विकसित करना चाह रहा है। ब्लू इकोनॉमी के रूप में विकसित करना चाह रहा है भारत। क्यों? क्योंकि आप भी कह रहे हैं ना कि बोला जाता है समुद्री संसाधन में बहुत परिपूर्ण है कौन? हिंद महासागर। और उसका दोहन करना, हमारे पास उतनी तकनीक नहीं है या डिस्प्यूट होता रहता है, उसका दोहन नहीं कर पाते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए अब चूंकि क्या है कि जितने साउथ वाले हैं वो लगे हुए हैं हिंद महासागर से, और ये इनमें क्या किया जा सकता है? ब्लू इकोनॉमी जो दोहन अभी नहीं कर पाए हैं, उसका दोहन बढ़ा के इन स्टेट का क्या और विकास हो सकता है। ऑल्दो आज भी नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन देखा जाए तो साउथ ज्यादा विकसित है। तो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, यह विकसित करने के लिए सहायता करेगा। फिर भारत अपना वैश्विक प्रभाव पैदा करेगा, क्योंकि हिंद महासागर पे प्रभुत्व रहेगा। तो ठीक है, जब हिंद महासागर पे प्रभुत्व रहेगा तो 21वीं सदी इसकी रहेगी, यूएन में बात इसकी सुनी जाएगी, एनएसजी में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इसकी बात मानी जाएगी। हालांकि मेंबर नहीं बना है एनएसजी के, लेकिन बिना बने हुए मेंबर बने हुए वो अपनी न्यूक्लियर की आपूर्ति कर लेता है। सोचो, तो ये स्ट्रॉन्ग रणनीति था। और पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनाना है, तो ये प्रोग्राम लाया। ठीक है, तो हमने एक बार समरी कर लेते हैं कि हिंद महासागर आउटरीच प्रोग्राम का क्या क्या लाभ बताया। अभी तक हमने लाभ बताया कि 60% क्या है? व्यापार को सुरक्षित करना। 1/3 या 33% जो युवा हैं इसके, वो ज्यादा प्रोडक्टिव हैं तो और प्रोडक्टिव बनाना, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ठीक है, अपना प्रभाव बढ़ाना विश्व में, यूएन में, एनएसजी में अपना प्रभाव मजबूत करना या अपनी भूमिका को मजबूत करना। ठीक है, पड़ोसियों से अच्छा संबंध बनाना, ये इसका क्या था? नीति था, या इसका एम था जो लाभ प्राप्त करने के। ठीक है, तो ये समझ के इसका। अब हम जरा सा एक भारत का विधिवत रूप से चुनौती क्या है जो कहीं भी आए तो वो हम चपका देंगे, सीधी बात है। गंदा मैप बनेगा ऑल्दो, और दूसरी बात है कि ये लैपटॉप पे बना रहे हैं तो मैप बनाना सीख लीजिएगा और बनाते रहिएगा। इतना नहीं कि अच्छा बनता ही रहे, लेकिन हाँ इतना हो कि समझ में आए। ठीक है ना? तो देखो, हमारा भारत की आज चुनौतियों को, ओवरऑल कहीं भी चुनौतियों की बात आएगी या भारत के संबंध में क्या चुनौतियां हैं, तो ये देखो चीन भैया बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, मैप बनाना सीख रहे हैं, पाक है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है। ठीक, ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है। ठीक,
और श्रीलंका यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि चुनौतियां क्या है। पहली चुनौती हम भौगोलिक रूप से देखें अवस्थिति में तो गोल्डन क्रेसेंट की आती है। गोल्डन क्रेसेंट की, गोल्डन क्रेसेंट का मतलब क्या कि अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है और ये पाक है, तो अफगानिस्तान, पाक, ये पाक, और इधर क्या, ईरान, इसको अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। अफीम खेती होती है और जितने ड्रग्स का होता है सप्लाई किया होता है। कि ये गोल्डन क्रेसेंट है और ये है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल है। ये हथियारों का जखीरा है। हथियारों का होता क्या, हथियारों को चाहिए तो गोल्डन क्रेसेंट से जाके सॉरी गोल्डन ट्रायंगल से संपर्क करो, और अफीम चाहिए तो गोल्डन क्रेसेंट से संपर्क करो। और दोनों ही खतरनाक, और इन दोनों के बीच में है भारत। हथियार की सप्लाई देखो नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। इधर उड़ता पंजाब पिक्चर देखा होगा साहब, खतरनाक। तो इसकी वजह से सब कुछ बढ़ रहा है। जो इतना बताए ना कि देखो आतंकवाद, इन दोनों की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। ठीक है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, माओवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। पहला तो ये समझ गया, इसको बना लेना, कहीं भी गंदा ही बनाए लेकिन आप लोग बना लेना जरूर। ठीक है, आप बात करते हैं दूसरा। तो एक गोल्डन क्रेसेंट की बात किया, गोल्डन ट्रायंगल की बात किया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। तो पहला चुनौती तो भारत के लिए हमेशा विद्यमान है इंटरनेशनल लेवल पे, ये दोनों। ठीक, अब दूसरी चुनौती क्या है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बात करते जा रहे हैं चुनौती को चपकाना यही है। और एक बार ये बना लिए तो इसके इतर कहीं भी सोचना नहीं पड़ेगा, बता रहे हैं इससे अलग नहीं सोचोगे। ठीक है, चपकाना यही है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या क्या है, पहली बात कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो युवाओं की सबसे ज्यादा है। युवाओं की सबसे ज्यादा है जो 29 एवरेज एज रखते हैं। अगर हम इनको प्रोडक्टिव बनाए तो ठीक है, बढ़िया, रोजगार मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया। लेकिन अगर इन जनसंख्या कहते हैं ना, जनसंख्यिकी लाभांश को हम प्राप्त अच्छे से नहीं बुनाए नहीं, तो ये युवा ही गलत दिशा मोड़ लेंगे, फिर वही क्षेत्रवाद, आतंकवाद, वो सब बढ़ेगा। दूसरा जनसंख्या। ठीक है, और इन जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी बात, खाद्य सुरक्षा में अभी देखो भारत का जो हंगर रिपोर्ट है, हंगर इंडेक्स में भारत हमेशा गिरता जा रहा है, जबकि पड़ोसी उसके सही हैं, बांग्लादेश उससे बढ़िया है, नेपाल, भूटान बढ़िया है, भारत का जाए क्यों, कारण है खाद्य। ठीक है, खाद्य सुरक्षा। अब जरा तीसरा हम डायमेंशन लेंगे तो पाक से जुड़ा है। पाक से क्या जुड़ा है, एक सीमा विवाद है, इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है, स्लीपर सेल बढ़ावा दे रहा है। अर्थात कहें कि ये पाकिस्तान दो रूप से चुनौती स्टार्ट कर रहा है। एक राष्ट्रीय दो रूप से, मतलब कि एक बाय जो सीमा पे कर रहा है और दूसरा आंतरिक रूप से चुनौती दे रहा है। तो बाय में सीमा के लेके हो गया, आंतरिक रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हम चुनौती जब पढ़ेंगे कनेक्ट करने के लिए तो यहां से कनेक्ट कर लेंगे, कहां पे, सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। लेकिन ये जान जाओ। फिर तीसरा क्या है, चौथा क्या है, चाइना है। चाइना क्या है, इस समय डोमिनेंट हो रहा है। तो BRI इनिशिएटिव है वो POK से पास हो रहा है, एक ये डिस्प्यूट है। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। ठीक है, तीसरा क्या है, नेपाल और नेपाल को प्रोत्साहित कर रहा है, जो कि अभी विवाद, मैप वाला विवाद सुने होंगे, और उसको लेके प्री मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो नेपाल को असंतुलित कर रहा है। श्रीलंका में प्रो इंडियन कभी आ रहा है तो कभी प्रो चाइना गवर्नमेंट बन जा रही है।
तो श्रीलंका भी एक तरह से कुछ कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। तो ये चाइना क्या कर रहा है ना कि पड़ोसी जितने हैं ना भारत के पड़ोसी, ये इसका मेन एम है कि भारत आगे ना बढ़ पाए। क्यों? एशिया में, एशिया क्या हो रहा है, बहुध्रुवीय बन रहा है एशिया। अच्छा, ये जान लो कि एक ध्रुवी सब चाहते हैं कि रहे, चाइना चाहता है कि एशिया में हम ही रहें। अगर एशिया को एक बात आए रिप्रेजेंट करने की तो हम ही रिप्रेजेंट करें और कोई रिप्रेजेंट ना करे। तो वो चाहता है कि इंडिया ज्यादा ना आगे बढ़े, तो वो असंतुलित करना चाह रहा है। वो हर जगह पे देखो, चाहे लद्दाख का गलवान वैली वाला घटना हो, ठीक है, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हो, चाहे बीआरआई हो, चाहे पाकिस्तान को हथियार दे रहा हो, वो है, ठीक है, पाकिस्तान को हथियार देने के रूप में हो, चाहे अभी देखो रसिया रसिया और चाइना का गठजोड़ बन रहा है, वो देखो, फिर जो एलओसी है, एलओसी में डिस्प्यूट देखो, तो हर जगह तो डोमिनेंट हो रहा है ये, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित कर रहा है, माओवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो ये एक सोचने का तरीका होगा चाइना। तो अभी तक हमने क्या क्या बोला कि गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल, दूसरा बताया पॉपुलेशन, ठीक है, तीसरा बताया पाक, चौथा बताया चाइना, ठीक है। अब देखो, अब विवाद की क्या स्थिति है, किससे? अब जो है रिलेशन से होगा, ठीक है। अब जरा अवस्थिति में आप देखो क्या इसके चिंताएं हैं। जो भी पड़ोसी है, पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी देश में कुछ अनस्टेबिलिटी आए, अस्थिरता आ जाए, तो चिंताएं बढ़ जाएंगी या उसके लिए खतरा हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, तालिबान की सरकार कर रहा है, तो इसको हमेशा खतरा रहेगा। और कहीं तालिबान वाले पाकिस्तान से मिल बैठे तो हो गया कल्याण। चाइना सपोर्ट कर ही रहा है, सोच के देखो। तो पड़ोसी देश की अस्थिरता की बात आ गई, ठीक है। अब जरा सा देखो अंदर क्या है कि डैम को लेके, तो पाक और चाइना के साथ, क्योंकि रिवर यहीं से आती हैं, चाइना के साथ नदी विवाद हो गया। फिर हमारा नदी विवाद किसके साथ चल रहा है? बांग्लादेश के साथ चल रहा है, ठीक है। ये नदी विवाद को लेके हो गया। श्रीलंका में क्या, तमिलनाडु वाला घटना लेके हमेशा तमिलनाडु सरकार और श्रीलंका के बीच में तनाव रहता है। तमिल श्रीलंका में बहुत रहते हैं, ये भी एक चिंता है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट को अपने सुरक्षित रखना चिंता का विषय है। नॉर्थ ईस्ट को कैसे सुरक्षित रखें? यहाँ पे चिकन नेक है और ये एकदम चिकन नेक कोई बाधित कर दे तो हम नॉर्थ ईस्ट से तो कट जाएंगे। तो इस नॉर्थ ईस्ट को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये चिंता के विषय है। अपने समुद्री, तीन तरफ से समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो समुद्री, एक तो समुद्री संसाधनों का दोहन करने की टेक्निक नहीं है, ये भी चिंता के विषय है। दूसरी बात है कि इसी माध्यम से कसाब घुसा था, तो घुसपैठ या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा देता है कि नहीं? घुसपैठ बढ़ा देगा, तो ये सुरक्षा की बात आ गई। और बाकी जो आंतरिक हैं वो आंतरिक तो है ही है। अब आंतरिक के अलावा इसके बाद संगठन में देखो तो कहां पे है? वैश्विक, ये हमने पड़ोस देखा। अब वैश्विक परिदृश्य में देखें, वैश्विक परिदृश्य में देखें तो WTO में सब्सिडी को लेके है, यूएन में P5 मेंबर को हटाने के लिए, या यूएन की बात आ रही है, P5 की जगह और भी देश शामिल हो, इसको लेके है चिंताएं, यूएन को लेके। तो जितने वैश्विक संगठन हैं उसके प्रति चिंताएं हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे जो भी हो, ठीक है। जितने SCO हैं उसमें भी चिंता है, क्योंकि चाइना आ गया, पाकिस्तान भी शामिल हो गया, ठीक है। तो संगठन को लेके एक बार सोचेंगे, वैश्विक परिदृश्य में संगठन को लेके। उसके बाद वैश्विक में दो चीजें देखेंगे, एक तो प्रो इंडियन देखेंगे जो इंडियन को सपोर्ट करते हैं, और एक अगेंस्ट इंडियन देखेंगे। अभी क्या हो रहा है कि चाइना और रसिया के बीच में जो गठजोड़ बन रहा है वो हमारे लिए चिंता के बस विषय है। क्यों? क्योंकि इंडिया और ये यूएस के बीच में सब मानने लगे हैं कि गठजोड़ है, तो जो यूएस के अगेंस्ट में होंगे वो अलग बना रहे हैं, जैसे चाइना और रसिया,
इसलिए इस समय की नजर डालने वाली है अच्छी न्यूज पे कि इंडिया और यूएस के रिलेशन किस तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे क्वाड वाला है, क्वाड का विरोध लेके कितना किया गया जा रहा है चाइना के द्वारा। ठीक, तो ये संगठन पे हम देश के साथ देख सकते हैं, जैसे तुर्की तुर्की हमेशा पाक का समर्थन करता है और इंडिया का अगेंस्ट में रहता है। आल्दो इस्लामिक संगठन में इंडिया क्या किया था, वो एक बार बुलाया गया था तो पाक शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इस्लामिक संगठन में भारत अब पकड़ बना रहा है। जैसे I2U2 है अभी जो बना है, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई। I2 मतलब दो, U2 मतलब दो, यू से जो दो स्टार्ट हो रहा है। इन संगठन का मतलब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अरब के साथ भी हमारा संबंध बढ़िया बेहतर होता जा रहा है, और पहले से भी था। और डायस्पोरा के लिए तो कहते हैं कि वो भगवान है। ठीक, तो हमने एक खोलने की बात कही है, लंबी वीडियो होती जा रही है। तो सोचने का तरीका क्या है कि जब भी चुनौतियों का है तो हम पहला मोटा मोटा भारत की चुनौती की बात करेंगे, तो मोटा मोटा दो पे बात करेंगे। एक बात करेंगे वैश्विक परिदृश्य में क्या चुनौतियां हैं, और दूसरा हमारे भारत का आंतरिक रूप में क्या चुनौतियां हैं। तो आंतरिक में क्या आ जाएंगे, पड़ोसी आ जाएंगे, अवस्थिति की वजह से जो चुनौतियां हो रही हैं भारत की। ठीक है, और जो अंदर की बातें हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद, वो तो आ ही जाएंगे। वैश्विक में संगठन देखेंगे, और संगठन के अलावा हम क्या देखेंगे, संगठन के अलावा प्रो इंडियन अगेंस्ट इंडियन देखेंगे। ठीक है, देश का नीति वो देखेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना, हमने मोटा मोटा ये बोला। और जब भी आंतरिक की बात करेंगे तो हमने कहा था, फिर से दोहरा दे रहे हैं, राजनीति का स्तर पे देखेंगे। और ऐसा नहीं है, सोचने का तरीका है। हो सकता है कि आपको 125 वर्ड का लिखना है, तो हम इतना डायमेंशन नहीं है, केवल डायमेंशन लिखोगे तो 125 वर्ड पूरा हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि उसमें से जो अच्छा लगे, बहुत इंपॉर्टेंट लगे आपका, अब यहाँ पे ब्रेन यूज हो, जो अच्छा लगे उसका एक पॉइंट उठा के, 2 पॉइंट उठा के लिखते जाना है। लेकिन सोचने का तरीका यही होगा, सामाजिक होगा, ठीक है, आर्थिक होगा, आर्थिक रूप से बाधाएं हैं, ठीक है, या चिंताएं हैं, सामरिक रूप से चिंताएं क्या हैं, देखो, लगा के देखो, मजा आएगा। ठीक, भौगोलिक रूप से क्या चिंताएं हैं। ठीक, तो ये सब हम देख सकते हैं। इसमें कूटनीतिक को लागू करने में क्या चिंताएं हैं, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग एक पड़ोसी पहले की नीति पढ़ लिया, पड़ोसी पहले की नीति। दूसरा हमने हिंद महासागर आउटरीच प्रोग्राम पढ़ लिया। तीसरा मोदी जी ने लाए थे मौसम परियोजना, मैरीटाइम रूट एंड कल्चर लैंडस्केप अक्रॉस द इंडियन ओशन, जिसको मौसम परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये मौसम परियोजना किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और 2014 में लॉन्च किया गया था। ये इसका एम क्या था कि जो हमारे पहले प्राचीन के समय में जिन देशों के साथ हमारा क्या था, व्यापारिक संबंध था और सांस्कृतिक संबंध था, क्या व्यापारिक संबंध था प्राचीन काल में और सांस्कृतिक संबंध था, उनको पुनर्जीवित करना, उनको पुनर्जीवित करना, ये मौसम परियोजना का लक्ष्य था। ठीक है, कैसे, किन देशों के साथ, तो देखो, ये इंडिया है, तो पूर्वी, ये अफ्रीका है, ठीक है, गंगा से जो भी, तो ये पूर्वी जो अफ्रीका है, इनके साथ क्या करें, संबंध बनाना। अरब यहाँ पे है, अरब देश के साथ क्या बनाना, संबंध बनाना। और जो साउथ ईस्ट कंट्री हैं, साउथ ईस्ट जो एशियान वाले ग्रुप हैं, उनके साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए ये मौसम परियोजना लाया गया था। और देखने को मिलता है कि इन्हीं से प्राचीन में क्या था, ज्यादा संबंध भी था, सांस्कृतिक रूप से जुड़े भी थे। ठीक, तो देखो 1995 में रिम एसोसिएशन बना था। ठीक है, रिम एसोसिएशन बना था 1995 में 20 देश को लेके। ठीक, अब इसमें 2011 में 6 क्षेत्रों को क्या किया था, केंद्रित किया था रिम एसोसिएशन में, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में। 6 क्षेत्र क्या थे, इसमें समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और संरक्षण करना, व्यापार तथा निवेश की सुविधा को बढ़ाना, मत्स्य प्रबंधन करना, आपदा जोखिम प्रबंधन करना, अकादमिक विज्ञान तकनीकी में सहयोग करना, और पर्यटन एवं सांस्कृतिक विनिमय
विनिमय ये शामिल था। तो 6 सेक्टर शामिल थे, किसमें? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो 1995 में बनाया था, 20 देशों को लेके था, तो उसी का एक्सटेंशन कर दिया गया था। 6 सेक्टर क्या थे? समुद्री सुरक्षा और संरक्षण, व्यापार, निवेश की सुविधा बढ़ाना, मत्स्य प्रबंधन करना, आपदा जोखिम प्रबंधन करना, अकादमिक विज्ञान तकनीकी सहयोग करना, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विनिमय करना। ठीक है, ये हमारा क्षेत्र निर्धारित था, तो उसको बढ़ा दिया गया था। अब देखो कि क्या लाभ है इससे, मौसम परियोजना से। तो देखो, हिंद महासागर पे नियंत्रण के लिए इंडियन ओशन आउटरीच वाला जो था, वो उसको प्रभावी बनाना पहला। दूसरा, चीन को प्रति संतुलन करना, तेल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर से जो भी आते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्ट होते हैं वहीं से। ग्लोबल इंपैक्ट को बढ़ाना, यूएनएससी एनएसजी में अपना प्रभुत्व बनाना, फिर वही रिपीट हो रहे हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध बनाना, अफ्रीकन एशियन देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना, क्योंकि मौसम परियोजना में बताया ही था कि कौन कौन एक मैप बना के शामिल है। पूर्वी अफ्रीका अगर है तो पूर्वी अफ्रीका, अरब इधर, और ये यहाँ पे आसियान वाले हैं उनसे। ठीक, अब तीसरा जो हमारा तीसरा नहीं चौथा है, चौथा हमारा आ जाएगा मोदी युग में, चौथा आएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसको चेंज करके, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई थी, ये थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि लिखने के लिए हमें, देखो यहाँ भी पीएचडी तो नहीं पूछेगा, हमें एक तार्किक विश्लेषण के पास हमारे कुछ पॉइंट हो उससे हम कर लें। लुक ईस्ट में क्या था कि देखो हुआ क्या कि ये जग जाहिर था कि यूएसएसआर का विघटन कब हो गया था? 1991 में हो गया था। और उस समय ये जब विघटन हो गया तो आर्थिक रूप से वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो विघटित हो गया, उतना प्रभुत्व नहीं रहा, अर्थात वो सैन्य रूप से कमजोर हो गया, चारों तरफ से वो कमजोर हो गया, कहने का मतलब कमजोर हो गया। और 1971 की कहानी याद है? 1971 में भैया मेरे राखी का बंधन निभाना जब इंदिरा गांधी गई थी, क्यों याद है कि 1971 में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था? सेना भेजा था। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी। हुआ क्या था उस समय, सीन क्या था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान गदर काटा हुआ था और इधर से इंदिरा गांधी सेना भेजना चाह रही थी, लेकिन भेज नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे 7वां बेड़ा किसका था? यूएस का था। और यूएस किसको सपोर्ट कर रहा था? बंगाल के खाड़ी में था यूएस का बेड़ा, और वो किसको सपोर्ट कर रहा था? पाक को सपोर्ट कर रहा था। बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए इंडिया आया, तो यूएसएसआर से क्या मांगा? सपोर्ट मांगी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने जब सपोर्ट पे हुआ और अनाउंस किया कि रसिया का बेड़ा बंगाल के खाड़ी की तरफ आ रहा है, इतने गोला मारेंगे कि कोई भी विदेशी अगर वहां पे जहाज होगा या पनडुब्बी होगा वो डूब जाएगा, यूएसएसआर के मातों से। तो यहाँ पे बांग्लादेश को जीत लिया था, यहाँ पे पाकिस्तान की हार हुई थी, संक्षिप्त में बताया। लेकिन अब तो यूएसएसआर उतना ताकतवर नहीं था। रही बात अब इंडिया, जब भी हमने कहा विदेश नीति का मतलब अपना हित साधना है, हमने अपने विकास करना है, अपने आप को विकास करना है, तो फिर तो हमें अलग सोचना ही पड़ेगा। अब यूएसएसआर खत्म, तो हमने क्या किया? एक पॉलिसी लगाया कि लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखो। और क्यों? क्योंकि उस समय इकोनॉमी बढ़ रही थी पूरब वालों की। ठीक है, इकोनॉमी क्या बढ़ रही थी पूरब वालों की, टाइगर इकोनॉमी थी। ठीक है, उछाल के साथ बढ़ रही थी। तो उस समय नरसिम्हा राव थे, 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए, और इन्होंने क्या किया कि एशियन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की बात कही, आर्थिक संबंध की बात हुई। तो पहला चरण था 1992 से लेकर 2002 तक, जिसमें आर्थिक या व्यापारिक चरण था। ठीक है, दूसरा चरण
आया लुक ईस्ट का दूसरा चरण था, जिसमें 2003 से लेकर 2012 तक माना जाता है, जिसमें एशियन के साथ साथ चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि को भी शामिल कर लिया गया 2012 तक लुक ईस्ट में एशियन के साथ साथ दूसरे चरण में और भी देश शामिल कर लिए गए। बस इतना सिंपल याद रखो। फिर क्या हुआ कि तीसरा, जब पीएम मोदी आए 2014 में, और उस समय जो आसियान का शिखर सम्मेलन होने वाला था 12वां होने वाला था, अब 9वें पूर्व एशिया शिखर वार्ता लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा कर दिया। तो 9वें जो वार्ता हुआ था पूर्व एशिया शिखर के साथ, तो लुक ईस्ट का नाम मोदी ने क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट कर दिया। अब क्या चेंजेस हैं ये जरा सा देखें, क्योंकि चेंजेस भी कि आखिर में ऐसे व्यवहार में क्यों चेंज किया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया भी है। तो देखो हुआ क्या कि हम कह रहे हैं कि लुक ईस्ट में हम आर्थिक ही सहयोग की बात कर रहे थे, आर्थिक सहयोग की बात हो रही थी सिर्फ, और आर्थिक या व्यापार के ऊपर केंद्रित था। लेकिन जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया तो मोटा मोटा जानो कि इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी की भी बात होने लगी। कैसी सिक्योरिटी, तो मैरीटाइम, समुद्रिक सिक्योरिटी, टेररिज्म के मामले पे बात होने लगी। अर्थात ये इकोनॉमी के साथ साथ सुरक्षा पे भी फोकस किया गया, किसमें, एक्ट ईस्ट में। जबकि लुक ईस्ट क्या था, सिर्फ आर्थिक सहयोग पे बात थी। थोड़ा सा छोटा ही जानो, लेकिन अच्छे से समझो कि हाँ क्या डिफरेंस था। तो फिर भैया लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो 1990 की परिदृश्य, जो वैश्विक परिदृश्य था, चेंज हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया, जो बता दिया। दूसरी बात कि भारत क्या था, भारत की आर्थिक स्थिति जर्जर होने लगी थी, खाद्य संकट आ गया था। फिर ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के द्वारा जो एलपीजी 1991 में जो अनुदान देने की बात थी, ऋण देने की बात थी, लोन देने की बात थी, इसी के आधार पर दिया था, तो एलपीजी अपना लिया गया था। और एलपीजी के कारण अब क्या हुआ, जब एलपीजी आया, एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो अब जब ये आ गया तो इन तीन नीतियों के कारण भारत क्या किया, जो टाइगर इकोनॉमी थे, अर्थात एशियन देश थे, उनसे व्यापार करने लगा या बेहतर संबंध बनाने लगा। क्यों, क्योंकि ये तीन चीजें आ गई थी। जबकि लुक ईस्ट पॉलिसी के देखें तो इससे पहले नहीं, यूएसएसआर पे ज्यादातर डिपेंडेंट था। और ऐसे आल्दो भी बता दें कि नैम को लेके चल रहा था, किसी के साथ हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे, किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे, ये भारत बोलता था। लेकिन यूएसएसआर से संपर्क बढ़ गया था 1971 के बाद, और 1971 के बाद वो अपना एरिया खोलता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आता है, व्यापार एक दूसरे से बढ़ावा होता है, फिर वो बेहतर संबंध अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वो टाइगर इकोनॉमी से जोड़ने के लिए सोचता है। उसी के लेके लुक ईस्ट पॉलिसी आया। ठीक है, दूसरा रीजन था, तो एक तो बताया कि 1990 का वैश्विक परिदृश्य, दूसरा एलपीजी, तीसरा था चीन भी कारण था, क्योंकि उस समय चीन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और चीन क्या कर रहा था, अगर मान लो कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर इसमें तो राम कथा चलता रहेगा तो मजा भी आता है और चलता भी रहेगा ना कोई नहीं। देखो हुआ क्या कि ये भारत है, और भारत को विकास करना है तो चारों तरफ से देखना पड़ेगा। इधर एशियन कंट्री है, आसियान वाले हैं। अब आसियान वाले कंट्री के साथ चाइना क्या कर रहा था, बहुत मजबूती के साथ संबंध बना रहा था, व्यापार बढ़ावा दे रहा था। तो अगर ये चाइना डोमिनेंट हो जाता तो भारत तो कट ही जाता इन लोग से। तो भारत अपना संबंध बनाना जरूरी समझा, क्यों, क्योंकि चाइना डोमिनेंट हो जाता। तो इसलिए चाइना को प्रति संतुलित करने के लिए, और एशियन जो आसियान ग्रुप है, वो आसियान ग्रुप में ऐसा ना हो कि चाइना का प्रभुत्व बढ़ जाए, उस चीज को काउंटर करने के लिए ये आया, लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आया। तीसरी बात, चौथी क्या थी, चौथी थी कि नॉर्थ ईस्ट को अगर विकास करना है, भारत के नॉर्थ ईस्ट को,
तो हमें लोक ईस्ट की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि चिकन नेक से हमारा एक पॉइंट पे कट बंधा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एक पॉइंट पे बंधा हुआ है, अगर वो कट गया चिकन नेक से तो वो नॉर्थ ईस्ट तो गायब। तो इसकी सुरक्षा के लिए हमें ये देखना था। तो अभी तक हमने क्या बताया कि लोक ईस्ट लाने के लिए पीछे रीजन क्या था, 90 का दशक की घटना, एलपीजी, चीन का को प्रतिसंतुलित करना, नॉर्थ ईस्ट को आवश्यकता थी, ठीक है। तो ये हुआ, फिर एक्ट ईस्ट लिया। तो लुक ईस्ट क्या था? लुक ईस्ट तो हमने कहा था कि आर्थिक रूप से सहयोग से ज्यादातर था, लेकिन एक्ट ईस्ट में इसको सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करने लगा। एकदम यहाँ पे तो लुंज पुंज था, लेकिन ये सक्रिय रूप हो गया मोदी की घटना में। तो मोदी की घटना में नहीं, मोदी के युग में, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट में देखो क्या रखा गया। एक तो एम था कि चीन को प्रति संतुलित करना, दूसरा क्या, 21वां सदी उसकी है जो हिंद महासागर पे राज्य करेगा, तो वो उस हिंद महासागर पे अपना नियंत्रण बनाना, ठीक है। तीसरा क्या था, दक्षिणी जो चीन सागर है उसमें वियतनाम वियतनाम है और भी देश हैं, उन देशों का जो भारत के मित्र हैं, जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं, उनके हितों को सुरक्षा करना। कहा? दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर का मतलब कि देखो ये यहाँ पे वियतनाम है, ये दक्षिण चीन, साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, और ये चीन है। यहाँ पे एशियान वाला देखो म्यांमार वगैरह, म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, ठीक है, इधर लाओस आ जाएगा, कंबोडिया आ जाएगा, ये सारे देश हैं यहाँ पे जरा। तो ये साउथ चाइना सी यहाँ पे है। इसमें जो देश हैं उनकी क्या सुरक्षा के लिए ये नीति लेके आया। तीसरा क्या, वैश्विक प्रभाव जमाने के लिए। कहाँ पे? यूएनएससी में, एनएसजी में, ठीक है, डब्ल्यूटीओ में डालो ना, वर्ल्ड बैंक में प्रभाव जमाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फॉलो किया। तो ये तीन था। और फिर ये हमने बताया यही लाभ भी हो सकते हैं, जो बताया उद्देश्य ही लाभ हो सकते हैं, और जो चुनौतियां बताया वो चुनौतियां हमेशा हर एक के लिए रहेगा, पहले ही जिक्र कर लिया। अब पांचवा आते हैं कोऑपरेशन विद पैसिफिक आइलैंड। ये पांचवा नीति लेके आया था कौन? मोदी साहब ने। ये क्या था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा 14 देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की नीति थी। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 14 और देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए कोऑपरेशन विद पैसिफिक, जो पैसिफिक में सी में जो आइलैंड है उनके साथ कोऑपरेशन या सहयोग बढ़ाने की बात थी। तो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 14 और देश थे, तो उनका नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्या लाभ होता है पैसिफिक वालों से, आइलैंड से? तो देखो पहली बात कि जो पैसिफिक में आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और जो 14 और कंट्री लिया, वो ब्लू इकोनॉमी के बहुत बढ़िया दोहन करते हैं। तो मोदी साहब ने सोचा कि यार ये तो ब्लू इकोनॉमी सामुद्रिक संसाधन का तो बड़ी बढ़िया यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो कहा कि इन लोग से ये कोऑपरेशन सहयोग बना लेते हैं और कुछ टेक्निक हमको सिखाएंगे कि कैसे मछली मारा जाता है, कैसे समुद्रिक संसाधनों का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब कि ब्लू इकोनॉमी पे क्या करना चाह रहा था? विकास करना चाह रहा था, अपने दक्षिणी राज्यों को विकास करना चाह रहा था। तो वो ब्लू इकोनॉमी के बारे में सीखना चाहता था, इसलिए बनाया, वहां की टेक्निक जानना चाहता था। दूसरा क्या, जो ये देश हैं पैसिफिक आइलैंड वाले, वो संसाधन, खनिज और कार्बनिक या हाइड्रोकार्बन में बहुत समृद्ध है, और इन देशों के साथ क्या करना था? संसाधन सहयोग लेना था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताएं कि एनएसजी का मेंबर न होते हुए, एनएसजी का नॉन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में न होते हुए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में न होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता किया था न्यूक्लियर आपूर्ति करने के लिए। तो खनिज संसाधन में ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, या बाकी ये थे, बहुत समृद्ध थे। इन संसाधनों में सहयोग लेने के लिए ये नीति लाया गया। तीसरा क्या कि वर्तमान में अगर देखें तो एक्सपोर्ट क्या करता है, इन लोग के देशों के साथ एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। जो पैसिफिक आइलैंड है उनके साथ एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो लाभ ही लाभ। एक्सपोर्ट में क्या करता है? खाद्यान्न की चीजें, रोटी, आटा,
दाल सब्जी तरकारी जो भी कहो वो सब पहुंचाएगा, ठीक। और वैश्विक प्रभुत्व बढ़ाना था, तो भाई 21वीं सदी को साकार करना है महाशक्ति के रूप में, तो करना ही था। अंतरराष्ट्रीय जितने संगठन है उसमें मजबूत करना है, तो इनके साथ कोऑपरेशन किया। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को विस्तार कर रहा है, इस माध्यम से जो माध्यम है पैसिफिक आइलैंड का सहयोग, उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं देखो। तो जब भी मैप देखना तो जो आसियान ग्रुप के मेंबर हैं उन्हीं से लगा हुआ ये लोग भी है, तो वो विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है मोदी की कूटनीति। अभी तक हमने क्या नीतियां लाया वो नीतियों को एक बार फिर से, पड़ोसी पहले की नीति, पड़ोसी पहले की नीति, पहले की नीति। दूसरा क्या हमने बताया, मौसम परियोजना, ठीक है, एक टेस्ट लाया, एक टेस्ट लाया। फिर कौन सा, जो पैसिफिक है, पैसिफिक पैसिफिक कोऑपरेशन किया आइलैंड के साथ, आइलैंड के साथ कोऑपरेशन, ठीक है। और एक और कौन था जो हमने बताया था, मौसम हो गया, एक टेस्ट हो गया, हिंद महासागर आउटरीच प्रोग्राम, हिंद महासागर महासागर आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा नीतियां लेके साहब आए मोदी साहब। उससे बड़ा चीज लेके आए मोदी की कूटनीति। भाई साहब उस समय जब आप लोग को याद होगा 2014 से और 2019 तक गदर काट दिया था कूटनीति के मामले में। गदर कैसे, आप लोगों को कहानी याद होगा ना कि कितना बड़ा कूटनीति आंतरिक रूप से देखा जा रहा था। सुषमा स्वराज उस समय क्या थी, रेलवे मिनिस्टर थी। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। एक वुमेन ने अपने बच्चे के दूध के लिए क्या कर दिया, ट्वीट कर दिया था। इतनी बड़ी ये स्ट्रॉन्ग या कहें सेंसिटिव हो गया था उस समय। सेंसिटिव मुद्दे पे तुरंत वो जाके रेलवे वाले वहां पे दूध की सप्लाई बढ़ाए थे, मतलब सप्लाई दिए थे। कहने का मतलब रिस्पांस बहुत तेज हो गया था। तो पहला था कूटनीति, बहुत अच्छे से समझना, कूटनीति को लिखना, ये आयाम हमेशा लिखना, बता रहे हैं, भूलना नहीं है। अभी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, कूटनीति से पहले एक अनाउंस करना ये चाह रहे हैं कि देखो अब हमने सोचा है वीकली क्या करेंगे, करंट। तो वीकली करंट लेके आएंगे जो हमारा प्री फोकस होगा, और उसी में से कुछ मेंस की चीजें भी निकाल लेंगे, तो वो हम बताएंगे। जो पेड वाला बैच होगा उसके लिए अलग होगा, लेकिन हाँ जो पेड वाले नहीं होंगे वो निराश नहीं हो, उनके लिए भी करंट रहेगा। लेकिन पेड वाले में थोड़ा सा मेंस के एनालिसिस किया जाएगा, करंट वालों में जो नॉन पेड होगा उसमें एनालिसिस नहीं होगा। दूसरी बात है कि हम इसी माध्यम से ये भी बता दें कि हमारा पेड बैच चल रहा है, और सिर्फ जो एफोर्ड कर सकते हैं एक साथ पैसा देने के लिए वो एक साथ पैसा दे लें। अदरवाइज मंथली 1500 रुपया देके, और एक मंथ में हम बता रहे हैं एक पेपर खत्म कर रहे हैं, GS1 GS2 GS3। और ऐसा नहीं है, जो एग्जाम के सिलेबस है वो सिलेबस के टू द पॉइंट चल रहे हैं। आप लोग जैसे पॉलिटी पढ़ाया, पॉलिटी देख सकते हो, IR चल ही रहा है, और बाकी कंटेंट वाइज आप देख सकते हो कैसा है। आप नोट्स भी मंगा सकते हो हमको कॉल करके। तो अगर आप जुड़ना चाह रहे हो, अपने समय गंवाना नहीं चाहते हो, 2023 के लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो, तो जरूर ज्वाइन करो। अदरवाइज आपकी मर्जी, पंचवर्षीय योजना बनाना है तो बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि देखो भाई, हमारा क्या है ना, जो हम चीज झेले हैं वो जो मुझे मालूम है, अगर कैसे इंटरव्यू तक पहुंचे, क्या हुआ हमें, इसलिए हम कभी अपनी गुणगान करना विश्वास भी नहीं रखते हैं कि क्या बताएं, ठीक है। हम सिर्फ आपको नॉलेज दे रहे हैं, और ये गारंटी ले रहे हैं कि वो फालतू की रात कथा नहीं सुनाएंगे कि आप ताली बजाओगे या कुछ ऐसा करो। आज मजा आएगा, कथा सुनाएंगे, कल रोओगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है वो चीजें हम बता रहे हैं, आप लोगों को सजग कर रहे हैं। जब पढ़ना है तो जम के पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जाके अपना बिजनेस करो, कोई और काम करो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई करना। कड़वा सच है लेकिन सच्चाई है इसी में। मोदी
की कूटनीति में आते हैं। आ जाओ, तो फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी आता। तो फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी जो कूटनीति था, फास्ट ट्रैक कूटनीति बोल सकते हैं। फास्ट ट्रैक को हिंदी में क्या बोलेंगे, गॉड नोज। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी में प्रोएक्टिव, स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव का मतलब था। फास्ट ट्रैक का डिप्लोमेसी का मतलब 3 चीजों से लगाएंगे। क्या? प्रोएक्टिव मतलब बहुत सक्रिय, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बनाना, और सेंसिटिव होना मतलब संवेदनशील होना। यही फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का मोदी का 3 आधार था। और वो क्या था? प्रोएक्टिव होना, स्ट्रॉन्ग होना और सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना। इन तीनों आधार पे फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी चला। अब जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोएक्टिव या सक्रिय का मतलब क्या, जैसे एग्जांपल लो, कहानी सुनो कि जब मोदी साहब आए, मोदी से पहले मनमोहन सिंह थे, मोदी साहब आए तो क्या किए कि जब भी कोई आ रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया होगा, देख रहे होंगे पीठ पे थपथपा रहा है, कंधे पे हाथ रख के चल रहा है, मतलब यारी जैसा। ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय हो रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो वो जाके इंतजार कर रहा है एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा है, जैसे ही नीचे उतरे तो गले लगाया, हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव, सक्रियता। कि सारे प्रोटोकॉल तोड़ के संबंधों को सुदृढ़ता लाना, प्रोटोकॉल को मध्य नजर न रखते हुए सुदृढ़ता लाना, ये प्रोएक्टिव होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग का मतलब कि अपने पक्षों को विश्व के सामने मजबूती से रखना। याद होगा कहानी उरी वाला कांड। उरी वाला कांड पे कैसे कूटनीति खेला था कि हर एक स्ट्राइक करने से पहले हर एक राजदूत को बुला के बात किया था और सबको रिपोर्ट सौंपा था और सबकी सहमति लेके तब स्ट्राइक किया था। किसी ने उंगली नहीं उठाया था सर्जिकल स्ट्राइक पे। ये स्ट्रॉन्ग मतलब विश्व के सामने अपनी मजबूती से पक्ष रखना, डर की कोई गुंजाइश नहीं, ये डर के नहीं कि वो क्या बोलेगा, ये नहीं। ठीक है। जैसे एक और पक्ष रखना, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग में, कि सेंट पीटर्सबर्ग में अमेरिकी पत्रकार को मोदी जी द्वारा क्या बोला गया कि देखो आतंकवाद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आतंकवाद में कोई अच्छा आतंकवाद होता है, कोई बुरा आतंकवाद होता है। ठीक है। और इसके कहने का मतलब था कि जो आतंकवाद को यूएस क्या कर रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया था। कहने का मतलब कि आतंकवाद कोई चीज बुरा है तो बुरा है, इसमें अच्छा नहीं हो सकता। आतंकवाद अच्छा नहीं हो सकता कभी, ये किसी के लिए नहीं हो सकता। तो ये यूएस को कटघरे में खड़ा किया था ये रिपोर्ट में। तो यूएस से बिना डरे अपनी क्या पोजीशन रखना, अपनी बात रखना, ये स्ट्रॉन्ग स्थिति। तो हमने प्रोएक्टिव बताया कि प्रोटोकॉल तोड़ के, स्ट्रॉन्ग बताया कि स्ट्रॉन्ग में अपनी पक्ष मजबूती से रखना बिना डरे किसी के, चाहे यूएस आप बहुत ताकतवर देश हो तो उससे क्या मतलब। ठीक। अब तीसरा हमारा आता है सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होना। कैसे? जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लो सेंसिटिव का, कि ये हुआ था नेपाल में भूकंप आया था। सबसे पहले अपनी सेना सहायता, अपना जो एनडीएमए टीम है, ठीक है, वो उसने भेजा था। सबसे पहले आर्थिक सहायता थी, कैंप लगाया था। ये है सेंसिटिव। दूसरा एग्जांपल ले लो, जब मालदीव में संकट आया था पानी को लेके, वो उसने तुरंत पानी भेजा था, जिसमें रेल नीर पानी की बोतल तुरंत भेजा था। जल संकट आया था मालदीव में। तो ये सेंसिटिव का एग्जांपल है। तो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या? फास्ट ट्रैक समझ गया डिप्लोमेसी की, प्रोएक्टिव होना, स्ट्रॉन्ग होना और सेंसिटिव होना, ये बातें हो गई। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का प्रभाव क्या रहा? तो विश्व भारत को एक सामान्य राष्ट्र के रूप में नहीं, महाशक्ति के रूप में मानने लगा फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी के कारण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं, क्यों माना जा रहा है? 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। किसने बोला था? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला था कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो यहां तक फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का प्रभाव रहा था। दूसरा है पैरा डिप्लोमेसी। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें लिखने की आदत है, लेकिन आप भी लिख नहीं रहे थे। तो पैरा डिप्लोमेसी में देखो, पैरा डिप्लोमेसी में क्या है, ये फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी से अलग था। और ये किसका था? मोदी जी का कूटनीतिक था। क्या था इसमें कि दो देशों के बीच में संबंध बनाने के लिए शहर और राज्य को जोड़ना, राज्य और शहर को जोड़ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो दो देशों के बीच में संबंध बढ़ाने के लिए क्या करना है, राज्य और शहर को जोड़ना, जिसको इंटरसिटी सिस्टर सिटी के बारे में जानना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चीन ने क्या किया, मुंबई और शंघाई को जोड़ा, संबंध बनाया, सिस्टर सिटी इसी को बोलते हैं। तो भारत और चीन में संबंध बढ़ाने के लिए दो को सिस्टर सिटी घोषित किया गया। किसको? मुंबई और शंघाई को। वैसे ही जापान के साथ क्योटो और बनारस का था, क्योटो और बनारस का। तो ये है पैरा डिप्लोमेसी। और संबंध को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना, वहां के शहरों को या राज्यों को एक साथ जोड़ना, ये है पैरा डिप्लोमेसी। तो हमने बता दिया फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी और पैरा डिप्लोमेसी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना और दोनों लिखना जरूर। अब आ जाए कि वर्तमान में मोदी जी के विदेश नीति के साधन क्या क्या थे। तो देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना, और आज भी प्रासंगिक है ये विदेश नीति में। एक डायस्पोरा, विदेश नीति का सबसे बड़ा साधन क्या है? डायस्पोरा। कहीं भी जाएं, वहां के भारतीयों से जरूर मिलते हैं, और एक दो दिन हाथ मिलाते हुए आप टीवी में न्यूज में देख लोगे, भारतीयों से जरूर मिलते हैं। डायस्पोरा पे बहुत फोकस दिया, और डायस्पोरा से बोलते हैं वहां के कि ऐसा है, ये कथन है कि मोदी जी खुद बोले थे कि पासपोर्ट का रंग बदल जाने से हमारे खून के रिश्ते नहीं बदल। अब सोचो कितना गदगद हुआ होगा वहां पे जो भारतीय रह रहा हो कि ये अपने हैं, और मोदी मोदी गुज उठता है स्टेडियम में। डायस्पोरा का ही प्रभाव है कि निवेश बढ़ने लगा। तो पहला था डायस्पोरा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो याद है कि हमेशा 9 जनवरी से मनाया जाता है, ठीक है। वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कई बार ये बात दोहराया डायस्पोरा वाला कि पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदल जाते हैं, ठीक है। और ये डायस्पोरा के लिए ही था। उसके बाद 3D लेके मोदी आए। 3D मतलब 3D पिक्चर नहीं, बोला, मोदी जी का नारा था कि भैया देखो, हमारे पास डेमोग्राफी डिविडेंड है, 1D। दूसरा क्या है? डिमांड है। तीसरा क्या है? डेमोक्रेसी है। आप निवेश करो। कैसे? बोला कि देखो, सोचो इसको कितनी बड़ी बात है 3D का, और 3D का प्रयोग करना। वैसे ही 5C 3C बहुत सारे आते हैं, लेकिन 3D हमको ज्यादा, कितना लिखेंगे 100। 3D में देखो, डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी लवांश है। हमारे पास युवाओं का तादाद है। आप आइए, कार्य करने वाले युवा मिल जाएंगे आपको। हमारे पास जनसंख्या है, हम आपके कोई भी चीज, हमारे यहाँ बाजार है, बाजार आप खोलो कोई चीज कंपनी, तो वो सारे जनसंख्या है, डिमांड रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या है, 136 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। तो डिमांड है। और तीसरी बात हमारी डेमोक्रेसी है भैया। डेमोक्रेसी है मतलब जनता ही यहाँ पे राज करती है, न कि सत्ता, ठीक है। जनता है सर्वोसर्वा, जब आप आ जाएंगे तो आप भी जनता हो जाएंगे। तो डेमोक्रेसी है। ये 3 चीज पे क्या किया? निवेश को आकर्षण करने के लिए 3D का फॉर्मूला दिया। चौथा डिप्लोमेसी का हमने बताया कि फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी और पैरा डिप्लोमेसी का साधन लिया। तो डायस्पोरा को साधन लिया, प्रवासी भारतीय सम्मेलन को निशाना बनाया, 3D बनाया, कूटनीति को 2 बताया था कि पैरा डिप्लोमेसी, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाया। मोदी के आने के बाद ही योगा क्या हुआ? योगा दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में जाना गया, और योगा को प्रमोट किया गया पूरे विश्व में। सुगमता सूचकांक में सुधार हुआ।
100 के करीब चल रहे हैं, सीधे 63 पे आना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। आल्दो अब ये बंद कर दिया ना वर्ल्ड बैंक निकालना, इज डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालना बंद कर दिया, घोषित कर दिया है वर्ल्ड बैंक। तो ये तो अपडेट होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये हमारा हथियार था मोदी जी का, क्या क्या, डायस्पोरा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 9 जनवरी को उससे स्टार्ट होता है, 3D, कूटनीति, कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी, और उसमें 2 डिप्लोमेसी बताया था, और सॉफ्ट पावर को प्रमोट किया, सॉफ्ट पावर को। तो हमने केवल योगा दिया है, लेकिन बहुत सारे हैं, यहाँ पे डायमेंशन खोलना नहीं चाहते हैं, वरना हम लोग बहुत एक्सपेंड होने लगते हैं। मोदी की नीतियों की सफलता क्या क्या है भाई, सफलता की भी बताओगे, आलोचना भी तो करोगे। तो भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ये सफलता है। और चपका दो वही कोट 2017 में जो पगला बोला था डोनाल्ड ट्रंप, पगला ने बोला था क्या, कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। चपका दो, ये कहना यूएस के प्रेसिडेंट के मुंह से सुनना बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो वैश्विक संगठन है एमटीसीआर, वसनार, ये बस एक जान लो, मिसाइल से जुड़ा हुआ एमटीसीआर है, वसनार है केमिकल से जुड़ा हुआ, हथियारों से, और एनएसजी का मतलब कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये तीनों में सदस्यता की बात करने लगा इसी में। और इसी के समय में ये एमटीसीआर और वासनार का क्या बन गया, मेंबर भी बन गया। लेकिन एनएसजी का मेंबर नहीं रहा बना, फिर भी ये अपनी आपूर्ति कर रहा है, इतना ये सक्षम हो गया, ठीक है। पड़ोसियों के साथ बेहतर स्थिति बताया, प्रथम पड़ोसी की नीति अच्छा बनाया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आया। अब जितनी पॉलिसी 5 पढ़े ना, 5 पॉलिसियां की जो अच्छी अच्छी बतवे बताए हैं, वो सब चपका दो, सब चपका दो यहाँ पे, और जो अच्छा लगे सुंदर लगे चपका दो यहाँ पे। अब ये बोलने नहीं जाएंगे, बस हम दिमाग खोल रहे हैं कहाँ से क्या करना है। मटेरियल तो यही पढ़ना है साहब, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, जो हमने नोट्स दे दिया है यही पढ़ो और यही पे दिमाग चलाओ। और न्यूज़पेपर के जो अपडेट आए हैं 1-2 हाथ मार के लिख लो, ज्यादा नहीं उसमें करना होगा। एक आध संगठन के बारे में आएगा, आगे कुछ एनालिसिस होगा, वही करंट में चेंज करेंगे, अदरवाइज हम मटेरियल चेंज नहीं करने वाले हैं। और ये हमेशा जितनी बार रिवीजन करोगे हमेशा पॉइंट मिलते जाएंगे। तो उसके इतर जो 5 नीतियां लेके आया था उसके अलग और बता रहे हैं। स्मार्ट पावर को की नेचर स्वीकार किया कि स्मार्ट पावर है इंडिया, ठीक है। क्वाड जैसे संगठन इस समय उभर के आए मोदी के समय, ठीक है। साउथ चाइना में वियतनाम ताइवान के साथ सहयोग बना, जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी के नाम ही याद आएंगे और क्या, अरे कौन है, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मास्त्र नहीं है, ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम को दिया समझौता हुआ। तो वियतनाम ताइवान जैसे देशों को समर्थन किया, और चाइना को क्या किया, प्रतिसंतुलन करने के लिए नीतियां बनाया। अभी देख लो कि जो गलवान वैली घटना था, आखिर में चीन साहब हटे कि नहीं, लेकिन फाइनली जाके अभी 15-20 दिन पहले न्यूज आया था कि चीन पीछे गया है, ठीक है ना। लेकिन है तो भैया ये दोस्त चीन और पाकिस्तान, चाहे मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। मोदी की नीतियों की आलोचना क्या किया जाता है, तो आलोचना कम करने के लिए बोले हैं, लेकिन आलोचना वही करेंगे जो हमने बोला था, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप से जो भी आजकल कमी दिख रही है। तो आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से 2 आलोचना कर सकते हो। बाह्य रूप से आलोचना कर सकते हो और देश क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में, जैसे जम्मू कश्मीर को लेके कुछ लोग आक्षेप लगाए, तुर्की ने किया था, पाकिस्तान ने किया था, उस सब की आलोचना कर सकते हो। 370 को रिवोक किया था, तो वो कर सकते हो। आंतरिक रूप से में क्या कर सकते हो, तो आंतरिक रूप में देख सकते हो, कुछ आलोचना कर सकते हो कि सबका विकास सबका विश्वास वाला नहीं है सही, वो कुछ भी लिख दो आंतरिक रूप से जो भी है। तो निवेश में कमी रही, इतना घूमा मोदी, लेकिन निवेश आज भी एफडीआई में, एफडीआई की बात देखोगे तो बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला। चाइना को लेके जो नीति अपनाई गई वो कामयाब नहीं रही। प्रतिसंतुलित, जैसे गलवान वाली अभी घटना हो गई, अगर उसको प्रतिसंतुलित किया होता गलवान वाली घटना ही नहीं होती।
इसी के समय में नेपाल का घटना हुआ, जो नेपाल ने विद्रोह कर दिया मैप को लेके, छोटा सा पूंजी आदमी मैप को लेके अपना मैप बना दिया, और तीन को जो तीन नदी थे वो क्या था याद नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन वो लेके मैप बना दिया, और वो किसने सह दिया था? चीन ने सह दिया। तो ये भी घटना नहीं हुआ था। मोदी के समय में नेपाल के साथ एक और जो रोड ब्लॉकेड हुआ था, तो वो रोड ब्लॉकेड वाला इसी के ऊपर आक्षेप लगाया था नेपाल वाला। तो हम लिख सकते हैं आलोचना में, ये लिख सकते हैं, लेकिन संभाल के लिखना है, ठीक है। किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे भाव इतना विभोर हो जाता है इंसान कि लगता है कि एकदम बिल्कुल लिख ही दें, ठीक है। पाकिस्तान चाइना का लिखो, ठीक है। कश्मीर की समस्या का और अधिक उग्र हुआ था, आल्दो अब शांत हो गया है, अब कमी देखा जा रहा है, लेकिन कुछ समय में तो उग्र हो ही गया था। ये भी आलोचना किया जा सकता है। तो इस तरह मोदी की नीतियों की आलोचना किया जा सकता है। अब आते हैं कि भारत की विदेश नीति का, एक्चुअली में पहला टॉपिक यही होना चाहिए था, बट तो कहीं हम थे, समझ में नहीं आया कि तो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, वो आर्टिकल 51 बताता है। आर्टिकल 51 क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बहाल करने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखो, इसमें उद्देश्य क्या है अब लिखना है, अब इतना नहीं समझाएंगे, लेकिन हाँ, अपने मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण बेहतर संबंध का निर्माण कराना, ये उद्देश्य है, ठीक है। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का हर संभव प्रयास करना, जो यही लैंग्वेज है आर्टिकल 21 का। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की को प्रोत्साहन करना, ऐसा नहीं कि सैन्य कार्रवाई करें, तो विवादों को मध्यस्थता के द्वारा क्या करें, निपटारा किया जाए। केवल पड़ोसी ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व हमारा क्या है, एक परिवार के रूप में है। वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट करना, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। और सैनिक गुटबंदी या उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद, जो नैम का उद्देश्य था, वो नैम को प्रमोट किया, मतलब सैनिक गुटबंदी नहीं बनाना, उपनिवेशवाद को नहीं प्रोत्साहित करना, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित न करना, अर्थात इसका विरोध करना, यूएन का समर्थन करना, ये हमारा उद्देश्य था। जब भी विदेश नीति का उद्देश्य पूछे तो यही उद्देश्य था, है और रहेगा भी, ठीक। निशस्त्रीकरण का समर्थन करना, ठीक है भाई। निशस्त्रीकरण का समर्थन करने के लिए इसीलिए एनपीटी पे साइन नहीं किया भारत ने, क्योंकि ये पक्षपात वाला था संबंध, समझौता। एनपीटी एनपीटी का मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है ना। तो निशस्त्रीकरण को समर्थन करने के लिए हमेशा रहा है, लेकिन पक्षपात वाला, निशस्त्रीकरण से ही ये जुड़ा है, लेकिन ये पक्षपात पूर्ण था, इसलिए इसने नहीं किया। न्याय, उचित और भेदभाव रहित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करना, ये था। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, पर्यावरण आदि के मुद्दों में विश्व का समर्थन करना। आतंकवादी के सभी रूपों का विरोध करना, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सब बुरा है। आतंकवाद, पंचशील सिद्धांत के जो 5 नियम है उसको प्रमोट करना। तो ये हमारा उद्देश्य है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और इसका की पॉइंट हमेशा बना के चपका लेना बगल में। की पॉइंट का मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, सिर्फ ऐसे बोलना है, ठीक है ना। मध्यस्थता द्वारा निपटारा, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। जैसे यहाँ पे क्या करना है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा कहानी इसी से निकल जाएगा, ठीक है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध, यूएन का समर्थन, ठीक। निशस्त्री का समर्थन, अंतरराष्ट्रीय भेदभाव रहित होना, अंतरराष्ट्रीय संबंध को, जो वैश्वीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसका समाधान, आतंकवाद का विरोध, पंचशील का सिद्धांत को और देशों को प्रमोट करना कि तुम भी आओ गुरु, शामिल हो। अब विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है, वो हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया है। दो हम देख लेते हैं मोटा मोटा, और लेकिन हम समझाएंगे नहीं यहाँ पे, बस एक तरह देखो, दो पे होगा। एक आंतरिक विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या होगा, एक आंतरिक होगा, दूसरा क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। आंतरिक में क्या होगा, एक
मतलब अस्थाई होंगे। जैसे भूगोल चेंज नहीं होगा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नहीं होगा, तो आंतरिक में अस्थाई। दूसरा क्या, परिवर्तनीय होगा। जैसे अर्थव्यवस्था बदलता रहता है, सैन्य व्यवस्था बदलता रहता है, राजनीति व्यवस्था बदलता रहता है, विज्ञान बदलता रहता है, डायस्पोरा। तो दूसरा तो अस्थाई और परिवर्तनीय में डिवाइड कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय में क्या, विश्व वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति को देख सकते हैं। ये निर्धारक तत्व है मोटा मोटा इसी टॉपिक पे। यहीं पे पूरी गेम खेलना है, इतने ही टॉपिक पे कि परिवर्तनीय क्या क्या है, अस्थाई है। लेकिन इसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में देखो, तो भौगोलिक स्थिति में भारत की स्थिति क्या है। अगर भारत की बात करें आंतरिक तत्व में, तो भारत क्या है, भारत मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व एशिया के जोड़ने वाला देश है। साथ ही कुछ प्राकृतिक बॉर्डर मिलता है। दक्षिण में हिंद महासागर मिलता है, उत्तर में हिमालय मिलता है। मौसम और मिट्टी भारत में डिफरेंट है, मतलब विविधता पाई जाती है। क्षेत्र और जनसंख्या में विविधता पाई जाती है। विश्व का 7वां क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, और विश्व की दूसरी जनसंख्या है, सबसे बड़ी जनसंख्या दूसरी है। 2011 के जनगणना में देखें तो हमारे यहाँ अर्निंग पॉपुलेशन जो है, युवा जो, वो 65% के करीब है। ठीक है, कार्य करने वाला। आईएलओ ने जो बोला था कि 2020 तक 450 मिलियन वर्किंग युवा हो जाएंगे, मतलब भारत में आवश्यकता होगी 2020 तक 450 मिलियन वर्किंग युवाओं की आवश्यकता होती है, जो कि अभी प्रतीत नहीं हो रहा है आईएलओ के हिसाब से। अब 2020 खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ये बोला था। हिंद महासागर के बारे में ये भी बोला जाए कि 21वीं सदी किसकी होगी, जो हिंद महासागर पे राज करेगा उसी की होगी। तो ये ठीक है, हिंद महासागर की क्यों इंपॉर्टेंस है जो पीछे बता रखा है। भू राजनीति देखो, जिसमें भू राजनीति में आकार और अवस्थिति इंपॉर्टेंट होता है। तो भू राजनीति की बात जब भी करेंगे, थोड़ा यहां समझ लेते हैं। भू राजनीति का मतलब भौगोलिक तत्वों का विदेशी नीति में योगदान। जैसे आकार, ठीक है, अवस्थिति, अवस्थिति, ये दोनों का योगदान हो। तो भौगोलिक तत्वों का विदेशी नीति में अगर योगदान हो, उसे भू राजनीति बोला जाता है। तो भू राजनीति के बारे में जब भी पूछे तो ये दो चीजों के बारे में सोचना, ठीक है। अब भू सामरिक जब भी बोले तो भूमि का उपयोगिता राष्ट्र सुरक्षा में। भू सामरिक का मतलब भूमि का उपयोगिता राष्ट्र सुरक्षा में हो जाए। जैसे सियाचिन में सीपेक जा रहे हैं बीआरआई लेके, तो वो भू सामरिक की बात होगी, ठीक है ना। भू अर्थ का मतलब भूमंडलीकरण के दौर में आर्थिक कारकों का विदेश नीति पे प्रभाव, ठीक है। भू अर्थ का मतलब कभी होता है ना कि यही दे दे, तो ये समझने में आपको सहायता करेगा। बफर स्टेट, तो दो जैसे ये इंडिया है और ये इंडिया का चाइना वाला पोर्शन है। यहाँ पे चीन है, यहाँ पे भूटान है। तो दो, भारत और चीन के बीच में, महाशक्ति के बीच में छोटा नेपाल, छोटा, ये बफर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। भूमि आबद्ध का मतलब क्या, कि अगर चारों ओर से कोई देश क्या हो, भूमि से जुड़ा हुआ हो, कहीं पानी से न जुड़ा हो, वो भूमि आबद्ध बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये सबका फर्क पड़ता है, निर्धारक तत्व ये होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पानी से, जैसे इंडिया के तीन, ये साउथ वाले पानी से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे सामुद्रिक जो भी सुरक्षा है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रभावशाली करना होगा। तो इनके साथ, भूमि के साथ साथ यहाँ पे सामुद्रिक सुरक्षा भी जुड़ जाएगा। जबकि भूमि वाले में क्या होगा, भूमि सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इतिहास और संस्कृति है, जैसे आदर्शवाद है, जैसे अशोक का है, कौटिल्य का है, साम्राज्यवाद है। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद देखो, आदर्शवाद में मतलब जो हम अपनी नीतियों को क्या करते हैं, फिलोसफिकल रूप में ले जाते हैं। व्यवहारिक रूप में क्या करेंगे कि वो उस आदर्श को छोड़ के कुछ बल का प्रयोग करेंगे, हथियार का प्रयोग करेंगे, वो यथार्थवाद है। तो कभी ये पूछ सकता है कि भारत की नीति आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ हो रही है, तो आपको पक्ष में तर्क देना होगा कैसे हो रही है, तो एक दूसरे से लिंक होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन पे जरूर आप सोचिएगा, ठीक है ना। और हम लोग जब संडे को मिलेंगे ऑनलाइन, तो उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे अगर आप लोग नहीं समझ में। अर्थव्यवस्था है, इस पे डिपेंड करता है, सेना के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की विदेश नीति, समाज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताएं कि समाज पे कैसे डिपेंड करता है, कि कनाडा हो या अमेरिका में, वहां पे 40% से ज्यादा इंडियन क्या है, बड़े पोस्ट पे हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो सारे
और इनकी इकोनॉमी जो कनाडा और ये वर्ल्ड में यही चला रहा है। तो सोचो कितना बड़ा समाज का है प्रवासी का। विज्ञान टेक्निक ये बता चुके हैं, मंगलयान को भेजना, या विश्व में अभी तो ये हो गया, रसिया हो गया, लेकिन 104 उपग्रह भेजा था एक साथ। नहीं रसिया नहीं, वो सॉरी गलत हो गया, करंट में रसिया नहीं, अभी अभी हमारे ख्याल से स्पेस एक्स ने भेजा है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो 104 का लोहा मनवाया, एक बार में मंगलयान को भेजा था, वो लोहा मनाया, ऐसे चंद्रयान आल्दो 2 असफल हो गया, चंद्रयान 3 आ रहा है, गगनयान आ रहा है, ये सब लोहा मनवाने वाले हैं विज्ञान, ठीक है ना। तो ये भी विदेश नीति को भी चेंज करते हैं। इवन खर्चा कम हो तो इसरो क्या करता है, उनके उपग्रह प्रोजेक्ट करता है। तो ये भी एक इसरो बहुत बड़ा कारक है विदेश नीति के निर्धारक में इंडिया के। राजनीति में क्या नेता है, दल है, लोकतंत्र है, ये सब नेता कैसा है उसके आधार पे, राजनीति का दल कैसा है, लोकतंत्र कैसा है, उस आधार पे भी प्रभावित होता है, जो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की भूमिका, जैसे कि संगठन के आधार पे कैसा है, यूएन में कैसा है इसकी भूमिका है, G20 में कैसा है, नैम में कैसी भूमिका है, इन आधार पे भूमिका देखा जाता है। और ये भूमिका भी क्या करती हैं, ये भूमिका भी निर्धारक करती हैं किसका, फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। तो आज इतना ही, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी हम वीडियो ओपन ही रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पेड वालों के लिए रहेगा, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।